Hi everyone, I'm Vikas Salawat. I'm a former IRS officer. I was able to clear civil services twice. तो अभी जो मेरा मेन फंक्शन है एट प्रेप करी IAS इज टू गाइड यू कि इस बार फॉर्म कैसे भरना है। इन जनरल इन चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस को गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हुआ क्या है कि इस बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूपीएससी ने इंक्लूड की है जो जनरली या तो हम मेंस के टाइम फिल किया करते थे या फिर आफ्टर द मेंस रिजल्ट है ना, जिसको हम डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बच्चों को, सर्विस प्रेफरेंस क्या रखें, हॉबीज़ किस तरीके से बने। हमारी तो हॉबी नहीं है ज़िंदगी में कोई, है ना, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ना हमारी हॉबी है, न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी हॉबी है। सो फॉर द मिडिल क्लास थोड़ा सा रहता है वो दिक्कत कि भाई हॉबीज़ तो हमारे पास कुछ है ही नहीं एक सच। बट एनीवे, लेट मी गाइड यू कि क्या क्या चीज़ आप लिख सकते हो, क्या क्या चीज़ की ज़्यादा इतनी परेशान अभी लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई बस तो कोई मेजर हॉबी नहीं है। हम मेरे पास भी नहीं थी, बट पास हो जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट। पहले नोटिफिकेशन देखेंगे जल्दी से, सेकंड फिर देखेंगे सर्विस प्रेफरेंस, एंड थर्ड विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन द हॉबी। तो तीन चीज़ के बारे में बात करेंगे ब्रॉडली, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप सीधा कॉल कर लीजिए, ठीक है, ऑन द नंबर्स, एंड यू कैन डायरेक्टली लिंक टू द काउंसलर्स, ठीक है। सो देखिए, यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। नोटिफिकेशन जब आती है तो दो चीज़ें होती है उसके अंदर। एक नोटिस होता है जिसके अंदर पूरी डिटेल बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी वैकेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड आती है इंस्ट्रक्शंस। तो मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, सिर्फ पहले वाली पीडीएफ को, दूसरी वाली को भी भैया थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि अगर कोई फॉर्म वॉर्म भरने में गलती होगी तो क्या आपको उस टाइप पे करना है। बट एनीवे, लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में चार पांच चीज़ें हैं जो ब्रॉडली आपको याद रखनी है। फर्स्ट, कि आपको सबसे पहले अप्लाई कहाँ से करना है, upsconline.gov.in, है ना। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक्स सारी चीज़ें बता दूँ। अब ये मत सोचना कि ये तो हमें पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, डजंट मेक मच डिफरेंस। सेकंड, जो कि मुझे लग रहा है कि जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनको एक चीज़ पता होना चाहिए, दैट नाउ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे आपकी जो टेंथ में जो आपका नाम है, ठीक है, एजुकेशन के कुछ आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, वो आपको इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर डालने पड़ते हैं। मदर नेम, फादर नेम हो गया, ठीक है, बेसिक बेसिक डिटेल। यूपीएससी ने एक क्यों सिस्टम लेके आया ताकि आपको एक ही बार आपको बेसिक डिटेल देनी पड़े, एंड फ्यूचर में जब भी आपको किसी भी एग्जाम में, मतलब मान लीजिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो बेसिक डिटेल बार बार फिल ना करनी पड़े। तो ये रीज़न है। दूसरा, बिकॉज इन लास्ट मैनी ईयर्स वी हैव सीन बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज फ्रॉड्स नाउ यूपीएससी हैज़ बिकम वेरी स्ट्रिक्ट। इसीलिए जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आप उसको सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हो, ओनली वंस इन द लाइफ टाइम। तो प्लीज़ जब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करो तो बहुत ध्यान दे के करना, क्योंकि एक बार ही चेंज कर पाओगे, ठीक है ना, और गलती हो जाओगे तो अननेसेसरी पैनिक हो जाओगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो हल्का सा डिले करके बेशक से फॉर्म भर दो इस बार, क्योंकि नॉर्मली हम फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे भरने के लिए बोलते थे हर बच्चे को। बट इस बार क्या है, किसी के पास सर्टिफिकेट मान लीजिए ओबीसी का था, बट वो ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए यूपीएससी ने बोला कि भाई फर्स्ट ऑफ योर अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। उनके पास लास्ट फरवरी का है। अभी एकदम से परेशानी आ गई, कोई दोबारा बनवाना पड़ेगा। दैट्स वाई इस बार जल्दबाजी मत करो, थोड़ा शांति से एक बार देख लो। सेंटर थोड़ा आगे पीछे होगा, मैनेज हो सकता है ना, एक दिन की दिक्कत होगी एट द मैक्स। बट अभी अगर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत कर दोगे तो बाद में फिर बार बार परेशानी रहेगी, ठीक है, और पैनिक हो जाओगे बहुत लंबे टाइम के लिए। सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर वाइल फिलिंग फॉर्म की वन टाइम रजिस्ट्रेशन करो, प्लस इसको बहुत ध्यान से भरना है। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर इसमें इस बार आपसे कोई गलती हो गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, तो इसको भी आप ठीक कर पाओगे ओनली आफ्टर जो ये पहला आप एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो उसके बाद। मतलब अगर 11th ऑफ फेब तक नोटिफिकेशन है तो आप 12 से लेकर 18 तक ही इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आप मॉडिफाई कर पाओगे, अभी एकदम से नहीं कर पाओगे। तो पैनिक नहीं होना है, बाद में करेंगे, ठीक है, इसको भरने के बाद। एनीवे, इसके बाद क्या है कि जो आपका लास्ट टाइम जो है, ठीक है, वो प्लीज़ ध्यान रखना 11 फैब टिल 6 ऑफ पी एम। बट आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि 5 से 6 फरवरी तक आप इसको फिनिश कर दें एट एवरी लेवल, है ना। अगर आपका सर्टिफिकेट भी ड्यू है तो प्लीज़ उसको फास्ट ट्रैक कराइए, और अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से जो प्रोफोर्मा यूपीएससी ने दिया हुआ है उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना। बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, अगर आप रिजर्वेशन यूज़ कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, छोटी सी भी गलती होगी दे विल रिजेक्ट योर कैंडिडेचर, विच इज़ गोइंग टू बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक। पहले उतना नहीं होता था, बट जब से मिसयूज की चीज़ें आई हैं सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज़ टू इंश्योर कि भाई सेफ्टी तो रहे इस पूरे एग्ज़ाम के प्रोसेस में, है ना, पार्शियलिटी जो है वो होनी नहीं चाहिए। उन सब चीज़ों का भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जब पेपर हो जाएगा उसके 7 दिन तक आपको एक बार टाइम दिया जाता है इनकी तरफ से कि भाई आप किसी क्वेश्चन अगर गलत है तो उसमें आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, बट दीज आर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। लेट अस फोकस टुवर्ड्स द मोर इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन मैंने आप सबको पता है
है ना, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले काम आप नहीं कर सकते। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के ऊपर 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले 10 दिन से पुराना होना नहीं चाहिए। मतलब अगर नोटिफिकेशन आपकी आई है 22, तो वो 12 जनवरी से पुरानी हो नहीं सकती है, ध्यान रखना। और उस पर क्या लिखा होना चाहिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट और डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन। तो जल्दी से एक नया फोटोग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे। फेस जो आपका होना चाहिए वो 3/4 ऑफ द स्पेस उसी में जाना चाहिए, और जो बाकी बचा आपका 25% है उसके अंदर आपका नाम लिखा, नाम है, और इवन लेटर आपको डेट मेंशन करानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, बट ठीक है, आई थिंक इसमें इतना दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। देन एक चीज़ और है जो लेकिन बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कि आपको रीच करना है एग्जाम हॉल एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले, है ना, जो भी एग्जाम का टाइम होगा उससे 30 मिनट पहले आपको एंट्री कर लेनी है। देन अगर हम इस बार की बात करें तो कितनी सर्विसेज हैं, सर्विसेज आप सब लोगों को पता है कि इस बार अराउंड 23 सर्विसेज है। बाद में वैकेंसी आएगी कि इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, बट ओवरऑल जो वैकेंसीज उन्होंने इस बार निकाली है जो लास्ट ईयर से थोड़ी सी कम है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देर अराउंड 979, ठीक है। जल्दी से पहले एक बार नोटिफिकेशन की बात खत्म कर लेते हैं, फिर अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। 979 आपकी वैकेंसीज हैं, ठीक है, और 23 सर्विसेज में डिवाइड किया है। पहले क्या हो रहा था कि जो अपना IRMS था वो सिर्फ एक तरीके से ही दे रहे थे, ओनली IRMS। इस बार उन्होंने IRMS सर्विस को भी डिवाइड किया, ट्रैफिक, पर्सनल, ठीक है ना, अकाउंट्स, हर चीज़ में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था। इसी वजह से क्या है कि वो नंबर ऑफ सर्विसेज इंक्रीज हो गई वापस से। नहीं तो पहले 20 या 21 ही रहती थी, अब वो फिर से बढ़ गई, बिकॉज IRMS को 2-3 पार्ट में इन्होंने फिर से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो 979 आपकी वैकेंसीज हैं, इसको आप याद रखेंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे एक बार फोकस कर लेते हैं। इनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज योर सर्विस प्रेफरेंस। तो सर्विस प्रेफरेंस को किस तरीके से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, सर्विस प्रेफरेंस को किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो आपको डिसाइड कुछ पर्सनल लेवल पे करना है, कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए सर्विस क्या है, इट्स गोइंग टू बी द एरिया जहाँ हो सकता है आपको अपने अगले 30 ईयर्स एक तरीके से सर्व करना है ना। तो बहुत लंबे करियर की बात कर रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। मार्केट में तो 50 चीज़ चलती हैं कि ये इसको ऊपर भर दो, इसके नीचे भर दो। आपको अपनी कंपैटिबिलिटी भी देखनी चाहिए साइड बाय साइड। जैसे कि जो दो सबसे प्राइम सर्विसेज हैं इन जनरल, ठीक है, एक इंडिया के अंदर है दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एंड जो एक आउटसाइड इंडिया दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विस। अब ये दोनों में से बहुत लोगों को IAS, मैक्सिमम आई वुड से 95% से ऊपर जो बच्चे हैं वो IAS को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं, रीज़न बहुत क्लियर है। द रीज़न इज दिस, सबसे ज़्यादा जितनी भी आप टॉप ब्यूरोक्रेसी देखोगे, सारी मिनिस्ट्रीज जो है उनके सेक्रेटरी वगैरह कौन बनते हैं, IAS बनते हैं। दैट्स वाई हर किसी को लगता है कि भाई ये बहुत डायनामिक जॉब है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, और इस टाइप का एक्सपोजर किसी भी दूसरी सर्विस के अंदर है नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ यू आई वुड नो कि आप IAS को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, और यहाँ आपको ज़्यादा मुझसे जानकारी लेने की जरूरत है भी नहीं। कुछ लोग आप जिनमें से जिनको IFS पसंद है, आप बेसिक से इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो, बिकॉज IFS इज ऑल्सो ए वेरी गुड जॉब। बट हाँ, पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखोगे तो चार्म बहुत कम हो गया है, बिकॉज हर इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड डेलीगेशन जाती है। तो IFS का जो एक रोल है ना वो बंदोबस्त का ज़्यादा हो गया है। दे हैव टू टेक केयर ऑफ द मीटिंग, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द डिप्लोमेटिक पार्ट, बट दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टेबल, जो कि मतलब हर छोटी चीज़, मान लो क्लाइमेट चेंज के लिए नेगोशिएशन, अब IFS नहीं पार्ट प्ले करेंगे उसमें। उनको हाँ स्टेटमेंट देना है, बट उसके लिए एक्सपर्ट्स अलग से जाते हैं। तो वो डाइल्यूशन अब ऑलरेडी हो चुका है। प्लस गोइंग आउटसाइड इंडिया इज नाउ कि बस सिर्फ बाहर जाने के लिए आपको एक ये सर्विस चूज़ करनी है, तो वो भी रिक्वायरमेंट अब नहीं है। तो आप चूज़ कर लीजिए आपका माइंडसेट कैसा है। सोशल लाइफ विल चेंज ड्रास्टिकली इफ़ यू विल बिकम पार्ट ऑफ IFS। आप फिर इंडिया में तो रहोगे नहीं, मेजोरिटी ऑफ योर करियर, 2/3 of your career will be outside India and 1/3 will be in India. So because of all these factors you have to give the preference. तो I would say कि भाई IFS को आप चाहो तो फर्स्ट दे दो, बट in maximum of your cases what you will do, you will give first preference to IAS। और अगर IFS नहीं चाहिए तो सेकंड प्रेफरेंस में अब आपको चूज करना आप किसको दोगे, या तो आप पुलिस सर्विस को दोगे, है ना। लेकिन इस चीज़ में ये चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, तो ये टेक्निकल सर्विसेज बोला जाता है इनमें से कुछ को, जिनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जैसे IPS उनमें से एक है। इसमें जो फिजिकल स्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो IPS जो है उसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो पहले से उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इस टाइम पे। क्यों, नहीं तो कई बार क्या होगा कि आपको मेडिकल में इन अनफिट कर दिया जाएगा।
तो आपको वहाँ सर्विस मिलेगी लेकिन एलोकेशन नहीं होगा, फिर अगले अगली वाली सर्विस में मिलेगा, फिर जो नेक्स्ट सर्विस होगी वो आपको मिलेगी। तो पहले से उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बट एनीवे आईपीएस इज रिलेटिवली अ गुड वन। थर्ड, अब थर्ड प्रेफरेंस आप आईएफएस को दे दीजिए, बिकॉज अगर आपको चाहिए नहीं तो फर्क पड़ता नहीं है। बट एक स्पेसिफिक केस है, अगर आपकी रैंक आ गई 90 to 100 के बीच में और आप कहीं सपोज कलर ब्लाइंड निकले या आप फिट नहीं हो एक तरीके से आईपीएस, तो आईपीएस छोड़ के आपको आईएफएस भी असाइन हो सकता है। इसलिए बहुत लोग थर्ड पे इसको नहीं भरते, इसके ऊपर पहले इनकम टैक्स डाल देते हैं, बिकॉज इनकम टैक्स डालने के बाद सबको समझ में आ गया कि अब आपको आईएफएस अलॉट होगी ही नहीं, बिकॉज नेचुरली आईएफएस जो है वो हमेशा पहले एग्जॉस्ट होती है, अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे बिफोर द आईआरएस। सो अगर आप यू वांट टू बी वेरी श्योर तो भाई फिर आप अपना आईआरएस वाले को प्रेफरेंस दे सकते हो। आईआरएस में भी अब दो पार्ट है, एक आपका इनकम टैक्स वाला है, दूसरा आपका कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज वाला है, ठीक है ना। तो अब दोनों में से कौन सा लोग आप उसको दोगे, तो इनमें अब खींचातानी चलती रहती है, ठीक है। तो प्रेफरेंस में एज आई हैव डिस्कस्ड आईएएस आप बेसिक से फर्स्ट दे दीजिए। आई एम डूइंग विद रिस्पेक्ट टू द मेजॉरिटी ऑफ यू, तो बाकी अगर किसी को हल्का फुल्का चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। थर्ड आईआरएस में, अब आईआरएस में दो हैं, क्या है कि जब से जीएसटी वाले चेंजेस आए हैं, ठीक है, तो आईआरएस जो कस्टम वाला पार्ट है और जो जीएसटी वाला पार्ट है वो स्टेबलाइज कर चुका है। इनकम टैक्स अभी जब से 2020 में लेटेस्ट चेंज है तभी स्टेबलाइज होना बाकी है, तो धीरे धीरे इसी वजह से। प्लस कस्टम में क्या है कि थोड़ा सा एक एवरेज मिल जाता है हर चीज़ का, है ना, इसमें यूनिफॉर्म भी रहती है, आप नारकोटिक्स में भी काम कर लेते हो, थोड़ी सी डाइवर्सिटी आईआरएस में इनकम टैक्स से ज़्यादा है आपके कस्टम में। बट इनकम टैक्स की अपनी खूबियाँ हैं, दो स्पेसिफिक आप एक्ट कर दो, मेन तो इनकम टैक्स है, फिर आपका ब्लैक मनी एक्ट भी है, तो इसीलिए आप इन दोनों में से कोई भी को ऊपर रख सकते हो। बट जो अभी करंट ट्रेंड है उसमें लोग कस्टम को ऊपर रख रहे हैं, तो आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। फोर्थ पे आप बेसिक से अपना आईआरएस इनकम टैक्स डाल दीजिए, ठीक है। सो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको आईएफएस बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर आपको आईएफएस चाहिए तो इसको शांति से ऊपर डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड, दैट इज अप टू यू। लाइक मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएफएस को सेकंड रखा था, पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम नॉट मेड फॉर दैट, सो इफेक्टिवली मैंने उसको चेंज करना शुरू कर दिया। दीज आर द फर्स्ट 5 एंड यू हैव डिसाइड, बस एक ही इसमें टाइप ब्रेकर है, आईएफएस आप ऊपर नीचे कर सकते हो। सो वी हैव अराउंड 23 सर्विसेज, और 23 सर्विस में से टॉप की 5 है वो ये है, ठीक है। देन हम आगे अगर देखें तो एक सर्विस है बाय द नेम ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ऑल ऑफ यू नो ना, कैग का ऑफिस है, पॉलिटी में आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सबसे कम होता है इसके अंदर। आफ्टर आईएएस सबसे तेज प्रमोशन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में होता है, अच्छी सिटीज में पोस्टिंग होती है। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आपको पोस्टिंग चाहिए सारी अपने अर्बन एरियाज में अच्छी सिटीज़ के अंदर, तो वो आपको आईएएस और आईपीएस के अंदर नहीं मिलने वाली है, दैट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। वो आपको आईआरएस में मिल सकती है, वो आपको ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में मिल सकती है। तो इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स ऑफिस जॉब की भी शांति वाली चाहिए तो इनकी आप चूज कर सकते हो। मैनी पीपल डू दैट, लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड आफ्टर आईएएस ही चोज ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस डायरेक्टली, बिकॉज दैट कि मुझे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं लाइफ के अंदर, शांति से बैठना है। दैट कैन ऑल्सो बी टेकन, क्योंकि हर किसी की प्रेफरेंस यार लाइफ में सेम नहीं हो सकती, यू कैन नॉट डिक्टेट कि यार ये सही है ये गलत है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो ये आपकी 6th होगी। अब आगे हम बात करेंगे, बहुत सारी सर्विसेज हैं, अब उनको हमें एक बार धीरे धीरे करके देखना है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। जैसे कि मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के बाद में आईआरएमएस सर्विस है, ठीक है। और पहले एक सर्विस हुई करती है बाय द नेम ऑफ आईआरटीएस। तो आईआरएमएस ट्रैफिक जो है ये सर्विस काफ़ी अच्छी है, इनफैक्ट पूरा जो रेलवे है उसका आईएएस बोला जाता है ट्रैफिक वाले जो सर्विस है इसको, तो ये आप चूज कर सकते हो। एक और चीज़ है कैवियट फॉर दोज पीपल हु आर फ्रॉम द रीजन वेरी क्लोज टू दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो दानिक्स करके एक सर्विस होती है, ठीक है। दानिक्स इज लाइक जो आपका स्टेट पीसीएस से लोग जाते हैं, ठीक है ना, तो दिल्ली में तो कंडक्ट होता नहीं है तो उसको यूपीएससी एक ले लेता है। तो दानिक्स जो है वो सर्विस हो गई, और एक दानिप्स हो गई। तो दानिक्स जो है वो आपका एक तरीके से आईएएस का स्मॉलर वर्जन, एसडीएम वाली रैंक मिल जाती है, और दानिप्स में आपको इनिशियल लेवल, मतलब वही पुलिस का ही एक छोटा वर्जन हो गया एक तरीके से। बट 15 से 18 साल या 20 साल भी लग सकते हैं, बिकॉज प्रमोशन गारंटीड नहीं होता। तो 15 से 20 साल के अंदर ये दोनों जो है आईएएस और आईपीएस कार्डर में आ जाते हैं, बट नेचुरली डिफ्रेंशिएशन रहते हैं। तो और प्लस एक और चीज, दीज सर्विसेज आर नोन एज ग्रुप बी सर्विसेज, ठीक है। दीज आर ग्रुप बी सर्विसेज।
तो वो एक दिक्कत रहती है। ग्रुप ए के बाद आप सीधा ग्रुप बी चूज कर लो, तो आपके हो सकता है कि सेम ईयर में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ग्रुप ए में चले जाएं, आप बी में चले जाएं, वो आईएएस में चले गए, आप दानिक्स में चले गए। तो वो एक हायरार्की वाला प्रॉब्लम हमेशा रहेगा कि सेम एग्जाम से निकाला है फिर भी आप नीचे हो 15 साल के लिए, और वो बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच जाएंगे। बट अगर ग्राउंड वर्क करना है, फील्ड पे रहना है, तो ये दोनों बुरा ऑप्शन नहीं है। एक वन फ्रेंड ऑफ माई, वो पहले एक इंडियन ट्रेड सर्विस में थे, इंडियन ट्रेड सर्विस से उन्होंने फिर बाद में जब उनका सिलेक्शन दोबारा हुआ तो दानिक्स में उनका नाम आ गया था, तो उन्होंने आईटीएस छोड़ के दानिक्स लिया था। यू हैव टू चूज बिटवीन व्हाट इज मोर कंफर्टिंग फॉर यू, व्हाट इज मोर एज पर योर पर्सनैलिटी। तो इस चीज़ों को बस ध्यान रखना, बिकॉज मैं आपको बस एक ब्रॉड बेस बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये सब पसंद है तो मैनी पीपल दे यूज टू पुट जस्ट आफ्टर आईआरएस 6 और 7 पे ये भी डाल देते हैं। ग्रुप बी की है लेकिन यहाँ पे काम अच्छा है और फील्ड वर्क है। एनीवे, तो 7th आप आईआरएमएस ट्रैफिक डाल सकते हो अगर आपको रेलवे वाली सर्विस पसंद है। बट हाँ, नेचुरली अब आपको रेलवे के हिसाब से थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, रेलवे पर्सनल। ठीक है, रेलवे पर्सनल भी अच्छी सर्विस है, बिकॉज आईआरएमएस जो है थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन होने लग गया है। एक टाइम पे लोग सब डर गए थे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा उस तरीके से, राइट। देन आईआरएमएस पर्सनल भी अच्छी सर्विस है। उसके बाद अब कुछ सर्विस आती है अकाउंट्स की। एक आईआरएमएस अकाउंट्स है, देन हमारा अकाउंट्स एक डिफेंस अकाउंट है, और एक हमारा सिविल अकाउंट है। इन सब में क्या कि भाई आपका अकाउंट्स का काम रहेगा लार्जली। तो बहुत लोग अब बोल रहे हैं कि आईआरएमएस अकाउंट्स इज गुड। तो आईआरएमएस की जो सर्विसेज हैं वो आप पुट कर सकते हो आफ्टर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। तो ये आपकी आईआरएमएस वाली सर्विसेज आ गई। एक चौथी भी है जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, विच आई फील लाइक डजंट मेक अ बिग डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू, मतलब करियर उतना अच्छा नहीं है उसमें एज सच। ठीक है, क्योंकि रेलवे पुलिस आपकी अलग काम करती है, स्टेट पुलिस आपका अलग काम कर सकती है, जुरिडिक्शन दोनों की अलग अलग होती है। बट वो अगर आप चाहो, अगर आपको वर्दी का ही शौक है, तो बहुत सारे लोग इसलिए आईपीएस के बाद लगता है यार मेन वर्दी तो या तो कस्टम में थोड़ी टाइम के लिए मिलती है या फिर आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर मिलेगी। तो वो भी आप चाहो तो उसके अंदर कर सकते हो। बट मेरा तो यही मानना है उसको आप थोड़ा नीचे रखना, बिकॉज नेचुरली करियर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं बाकी सर्विसेज में अच्छे हैं, तो हम सिर्फ जस्ट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ रेलवे हम उसको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं तो चाहूँगा आप उसको नीचे ही रखना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को, और ये इसको इनको ऊपर रखना। नेक्स्ट जो, अब अगर हम सर्विस की बात करें तो अकाउंट्स वाली जो सर्विसेज हैं उसमें आप या तो एक सर्विस है बाय द नेम ऑफ आईडीएस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस। एस्टेट सर्विस कैंटोनमेंट बोर्ड को संभालते हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट अभी लास्ट ईयर उनका सिलेक्शन हुआ था, ही इज़ नाउ पार्ट ऑफ आईडीएस। सो ही गेव मी सम इंटरनल इन्फॉर्मेशन कि सर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है सर्विस के बारे में। बहुत लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगी, नहीं, कुछ ही एक दो कैंटोनमेंट बोर्ड है जिनको हटाने की गवर्नमेंट बात कर रही है, बाकी नहीं हटने वाले। सो आईडीएस जो है जस्ट लाइक आईआरटीएस पहले सर्विस थी, अभी उसको आईआरएमएस ट्रैफिक बोल रहे हैं, ये रेलवे का आईएएस होता है। इसी तरीके से जो डिफेंस है उसका जो आईएएस होता है उसको हम बोलते हैं इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस। तो आप इसको ऊपर भर सकते हो। इसके बाद आफ्टर 10th आई हैव बीन टोल्ड बाय सम ऑफ माय फ्रेंड्स कि आईडीएएस में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा मिलता है देन इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, जबकि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की मैक्सिमम पोस्टिंग जो है वो दिल्ली के अंदर ही होती है। तो अगर आपको दिल्ली में रहने की प्रेफरेंस है तो सिविल अकाउंट ऊपर भर देना, अगर ऑल इंडिया रहना है प्लस बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर तो डिफेंस अकाउंट को ऊपर भर देना। और अभी कुछ लोग डिफेंस एस्टेट को नीचे भरवाते हैं स्टूडेंट से और अकाउंट्स को ऊपर रखते हैं, बट मुझे लगता है कि वो सेंस बनती नहीं है, बिकॉज इतनी जल्दी किसी ब्यूरोक्रेसी में चेंज होता नहीं है। आप देख करके देख लियो, डिफेंस में तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कितना आसान है नहीं। ऑलराइट, देन वी हैव इंफॉर्मेशन सर्विस, वी हैव इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट सर्विस। ठीक है, तो अब इन तीनों में चूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ये वाली हो गया। ठीक है, देन लिस्ट इतनी बड़ी है कि ऊपर के 5-6 छोड़ के किसी को याद ना नहीं रहता नाम, अनलेस यू जॉइन दी सर्विसेज, दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिल फॉर्म। इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चे प्रीलिम्स के बाद भी जो डैप सेशन के लिए बैठते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि भाई इनमें चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम के बाद में ना। और इंडियन ट्रेड सर्विस, सो देखिए अब इनमें सबका नेचर ऑफ वर्क अलग है। अगर आपको जाना है मीडिया वाली साइड, ठीक है, तो वो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का काम है। कॉर्पोरेट लॉ, आगे जाके किसी कंपनी में भी आगे चाह, अगर आप करियर देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के बाहर भी जाने का मन है, कंपनीज अब इंडिया में बढ़ेंगी, स्टार्टअप्स बढ़ते जा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ सर्विस भी ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन दिस। एक जो बहुत फेमस केस हुआ था ना अभी अश्नीर ग्रोवर वाला, है ना, जो दोगलापन वाला है, तो ही हैड हैंडल्ड दैट केस। तो वो अच्छा एक्सपोजर है एक लेवल में अगर आप देखोगे तो। देन ट्रेड सर्विस, तो इंडियन ट्रेड सर्विस जो है उसका भी मतलब ठीक है, मतलब
ट्रेड से रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट है, इंडिया को फ्यूचर में ट्रेड बनानी है। तो ये सर्विस ऐसी सर्विसेज हैं स्पेसिफिकली दीज टू विच मे गेट स्ट्रेंथन्ड इन द फ्यूचर, वो और अच्छी हो सकती है फ्यूचर में। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप बेसिक से कॉर्पोरेट लॉ सर्विस को भी ऊपर रख सकते हो, ठीक है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, देन यू कैन गो फॉर इंडियन ट्रेड सर्विस। अगर मीडिया पसंद है तो भाई इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का पार्ट आप बन सकते हो, बट मैं तो यही मानना है कि भाई आप इसको फॉलो कर लीजिए, रेस्ट ऑल्सो लिसन टू योर हार्ट। ओके, यहाँ पे कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, ये सिर्फ एक ब्रॉड आपको डिफरेंशिएशन में करके दे रहा हूँ। जब तक कोई इंसान किसी सर्विस में 8 से 10 साल नहीं रहता, वो उसके बारे में कभी भी नहीं बता सकता। तो इसलिए हम सब लोग भी जो आपको एक गाइड कर रहे हैं एक तरीके से, वो एक ब्रॉड गाइडेंस है। एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू वुड बी सेइंग कि मुझे सर टॉप पे ही आना है, दो पहली सर्विस में ही घुसना है। तो ठीक है यार, कोशिश तो करो, लेकिन लास्ट में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए रैंक मिड में आ गई तो इन्हीं में से किसी के अंदर जाना पड़ेगा, एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूल बी लाइक अगर ध्यान दे लेते तो अच्छा रहता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा ध्यान दे लीजिए इस चीज़ को लेकर। देन अगर हम आगे की सर्विसेज की बात करें तो हमारी बची एक तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, पोस्टल सर्विस, आईपी टैफ, ठीक है ना। तो आईपी टैफ जो है वो उसका अकाउंट वगैरह वाला पार्ट उसका देखती है, पोस्टल वाले पार्ट का, तो वो उसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा चूज करने को बचा नहीं इसके बाद। आप इंडियन या तो रेलवे वाला प्रोटेक्शन फोर्स अगर आपको जाना है, वर्दी का है तो उसमें चले जाइए। देन इसके बाद हम इंडियन पोस्टल सर्विस कर सकते हैं, ठीक है, आईपी टैफ वो इसमें आ सकता है, ठीक है। तो पोस्टल और टैफ जो है अब थोड़ा सा उनका चार्म चला गया है ना, उनका जो टाइम हुआ करता था एक टाइम पे वो जा चुका है, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज गॉन। इसके बाद तो भाई मोस्टली जो हमारी बचती हैं वो हमारी ग्रुप बी की सर्विस बचती है। ग्रुप ए 18 तक है, ग्रुप बी में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी दानिक्स और दानिक्स आता है, सिमिलरली पौंडीचेरी में भी है, पौंडीचेरी में भी एग्जाम अलग से होता नहीं है, तो यूपीएससी के साथ कंबाइंड ही रहता है। तो वो दो सर्विस वो है, और एक आपकी बचती है AFHQ, आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर, जिसमें भी थोड़ा सा अकाउंट्स वगैरह वाला काम है, बट बहुत ही बेसिक लेवल वाला काम है, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा सा हायरार्की का बड़ा इशू रहता है। सो 1920 अगर ये है कि भाई मुझे ग्रुप बी नहीं चाहिए तो दानिक्स एंड दानिप्स आप 1920 पे रख सकते हो। दिस विल बी योर चॉइस, प्योरली योर चॉइस। इफ यू वांट टू बी ऑन द ग्राउंड, दीज टू सर्विसेज आर वे बेटर देन मैनी ऑफ द सेंट्रल सर्विसेज आल्सो, बट अब स्टेटस का आप देख लीजिए, सो स्टेटस इसमें ग्रुप बी वाला मिलेगा। फिर पौंडीचेरी वाला जो है वो दो आप डाल सकते हो, पौंडीचेरी वाला सिविल्स वाला ऊपर डाल दो और पुलिस वाला ये डाल दो। लास्ट सर्विस आप AFHQ को ही रखना, ठीक है। AFHQ what I feel doesn't deserve to be in this examination as such। क्यों? बिकॉज यार इतना मेहनत करता है इंसान, और फाइनली AFHQ जो सर्विस जो इसके साथ क्लब कर रखी है, आई थिंक फ्यूचर में इसका सेवरिटी एग्जाम होना चाहिए, राइट। मैनी ऑफ द ये स्पेसिफिकली जो एक दो सर्विसेज है, बट एनीवे ठीक है, आपको जो भरना है इस तरीके से आप सर्विसेज भर सकते हो, राइट। सो ग्रुप ए ग्रुप बी एक क्राइटेरिया है डिसाइड करने का। सेकंड, अपने हिसाब से एक बार जरूर देखना, और मैं ये भी आपको बोल दूं कि अगर आप IFS को लेके बहुत एनर्जेटिक हो तो इसको आप बेसिक से फर्स्ट या सेकंड डाल सकते हो, दैट इज अप टू यू। क्योंकि एनर्जेटिक हो तो फिर फर्स्ट से डालो, सेकंड डालने का कोई सेंस नहीं बनता, मतलब फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया में रहेंगे या फिर बाहर रहेंगे, या तो इंडिया रहना है तो फिर इंडिया की सर्विसेज को टॉप पे डालो, बाहर जाना है तो फिर उसको टॉप पे डाल दो, तो दैट इज अप टू यू। एंड इन सब में IPS का बस ये ध्यान रखना, IPS की जो लाइफ है, यस इट इज फिल्ड विद ग्लैमर, इट इज फिल्ड विद पॉम्प एंड शो, बट इसकी लाइफ जो है डे टू डे बेसिस की, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। आई एम फ्रॉम ए पुलिस फैमिली एंड आई नो वेरी इफेक्टिवली। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था तो मेरा IRS में हुआ था ना, सेकंड टाइम जब मेरे पास रैंक आया तो मुझे चूज़ करना था उस टाइम पे, तो मैंने IPS का सोचा रहने देते हैं, IRS के साथ ही मैंने कंटिन्यू किया था, इवन दो रैंक आ गया था 146। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि भाई इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, है ना। डोंट बी जस्ट लाइक गाइडेड बाय द अदर्स, खुद से भी थोड़ा सा क्वेश्चन करो, 2-3 घंटा बैठो, सोचो अपने बारे में, कंसल्ट विद योर फैमिली ऑल्सो, बिकॉज वट एवर यू चूज इज गोइंग टू अफेक्ट योर फैमिली ऑल्सो। तो वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ध्यान रखना, डोंट जस्ट गो बाय द इंस्टीट्यूट, डोंट जस्ट गो बाय एनी रैंडम वीडियो, अपने खुद से भी एक बार सोचो, बिकॉज यू आर कैपेबल इनफ, राइट। थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया मेरे को, एक दो वीडियो और देख सकते हो, किसी और टॉपर्स के देख सकते हो, जो भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, एंड आई थिंक दैट इज गुड इनफ। कार्डर जो है वो आपको PT के रिजल्ट के बाद भरने, तो उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे, ज़्यादा सरदर्द उसको लेके अभी आपको लेना नहीं है। जो थर्ड चीज़ हम लोगों को डिस्कस करनी थी, ठीक है, आई होप मैंने सारी क्वेरीज कर दी हैं आपकी क्लियर। जो लास्ट चीज़ हमें डिस्कस करनी है एंड दैट इज़ योर हॉबीज़, ठीक है। अब हॉबीज़ में 3-4 कॉलम्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। एक सेकेंड, इस PPT में थोड़ा आगे था शायद, यस।
हाँ, तो अगर हम बात करें हॉबीज़ की, तो हॉबीज़ में बहुत अलग-अलग तरीके से आप भर सकते हो, ऐसा कोई वन एक मेथड नहीं है। देखिए मैं आपको 3 दिखा रहा हूँ, है ना? प्राइज़ेज़, मेडल, स्कॉलरशिप एंड दैट टू इट शुड बी ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टेट और नेशनल लेवल। अगर वो है तो भर दो, ठीक है? जैसे अभी स्टूडेंट में आप देखोगे, फर्स्ट प्राइज़ फॉर डॉक्यूमेंट्री फ्लाइट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन यूपी एनएचआरसी इंटर्नशिप, रिसर्च पेपर भी था इन एमए पॉलिटिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ निजामुद्दौला तुम, टॉपर ऑफ हंसराज कॉलेज इन एमए हिस्ट्री। तो भाई थे इनके पास अच्छी खासी डिस्टिंक्शन। आप मुझसे पूछोगे तो मेरे पास तो ऐसा था, एक था संस्कृत का, तो कुछ था, है ना, कुछ एक टाइम पे था, बट मैंने उसको डाला नहीं इसके अंदर, बिकॉज यूपीएससी इज गोइंग टू चेक योर इंटीग्रिटी, वट एवर यूर राइटिंग हेयर, हो सकता है कि उससे क्वेश्चन पूछे जाए, इनफैक्ट पूछे ही जाते हैं। तो दैट्स वाई अगर आप ये डेफ भी देखोगे, इस डेफ में क्या है, टॉप के 3 खाली हैं, तो आप बोलोगे इनका तो सिलेक्शन नहीं होगा, इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा डेफ भी ऐसा था, मैंने सिर्फ सेकंड कॉलम और फोर्थ कॉलम में डाला हुआ था, फर्स्ट और थर्ड कॉलम मेरा एज सच एम्प्टी था, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू न्यू दिस कि भाई अगर आपके पास कुछ ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं है, सपोज नहीं रही, इट्स ओके, तो अभी परेशान होने का कोई मतलब थोड़ा ना है, जो हम हैं उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देंगे। हाँ, ये अच्छी चीज़ होती है, अगर आपके पास अच्छी डिस्टिंक्शंस हैं तो आपका पूरा इंटरव्यू उनके आसपास घूम सकता है, बट अगर नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड, आपका स्पोर्ट्स एनसीसी है, अगर आपको कुछ स्पोर्ट्स है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एनसीसी एनएसएस के मेंबर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। डिस्टिंक्शन लीडरशिप कुछ रही है स्कूल कॉलेज में तो यहाँ तो आपको अलाउ किया हुआ है, आप जो मर्जी लिख दीजिए जो आपने किया हो, ठीक है। लास्ट जो आपका है एक्स्ट्रा करिकुलर है ना, जिसमें हॉबीज़ की हम बात करते हैं, तो देखो हॉबीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे अब हेरिटेज वॉक को बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं आजकल, डीयू के साथ हर बच्चा हेरिटेज वॉक कर रहा है आजकल, मुझे लग रहा है ना, बाकी सब छोड़ छाड़ के। कुकिंग, कुकिंग जब लिख रहे हो तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ये नहीं कि बस लिख दी कि मैगी बनानी आती है मुझे, 2 मिनट्स के अंदर बना देता हूँ ना, दैट इज़ माई टैलेंट, दैट इज़ नॉट योर टैलेंट, दैट इज़ द टैलेंट ऑफ द प्रोवाइडर, है ना, वो नेस्ले का टैलेंट है कि 2 मिनट में बन जाती हूँ। ध्यान रखना कुकिंग के अंदर कुछ एटलीस्ट डिशेज आनी चाहिए, और जब लिखो इस चीज़ को तो उसको माइन्यूट करके लिखो, लाइक मेकिंग इंडियन नॉर्थ इंडियन डिशेज, या कुछ स्पेसिफिक पार्ट करके करो। अगर दिक्कत आती है तो कनेक्ट विद द काउंसलर्स, वी कैन हेल्प यू आउट इन फ्रेमिंग द लास्ट वन। आप बस बता देना कि आपकी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो उसके अंदर। तो इन्होंने लिखा लिसनिंग गजल्स, जॉगिंग, वॉचिंग क्रिकेट, तो ये भी ठीक है, वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट आप सेकंड कॉलम में डाल सकते हो, फोर्थ में आप वॉचिंग लिख सकते हो, कुछ और आप करते हो, लाइक सी दिस वन ऑल्सो, है ना, इनके पास आर्मी स्कूल की स्कॉलरशिप थी तो उन्होंने फर्स्ट में वो डाल दिया, कबड्डी खेल की में बहुत इंटरेस्ट था इनको तो उन्होंने सेकंड पे कबड्डी डाल दी, हरियाणा से थे, ठीक है। थर्ड, हेड ऑफ फंड रेजिंग कमेटी, तो वो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया क्या क्या चीज़ें उन्होंने स्पेसिफिकली की थी, और लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि भाई इंडियन डिफेंस एक्विजिशन को फॉलो करते हैं, लिसनिंग टू हरियाणवी म्यूजिक एंड सॉल्विंग सुडोकू, सुडोकू तो अब बहुत सारे लोग लिख ही सकते हैं। सो अब दिस पर्सन वाज इन टॉप 100, इनकी रैंक आई थी टॉप 100 के अंदर, आई विल नॉट रिवील द नेम बट एनीवे। तो आपको ध्यान ये चीज़ रखनी है कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू फिल, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, गलत फलत चीज़ें नहीं लिखनी है, फालतू की नहीं लिखनी है। जैसे रीडिंग बुक्स, कितनी बुक्स पढ़ी, 5 बुक्स, कौन सी, यूपीएससी की, दैट इज़ नॉट रीडिंग बुक्स, एटलीस्ट सम फिक्शन नॉन फिक्शन कुछ 10-12 बुक पढ़ी हो, और अब लिख के सोचोगे कि बाद में पढ़ लूँगा, ऐसा मत करना, अपने ऊपर टॉर्चर नहीं करना है, ये एग्ज़ाम वैसे ही बहुत टॉर्चर कर देता है ना पूरे स्टेजेस में। तो बस सोच समझ के, अगर बेसिक से मिनिमम भी 2 यहाँ लिखना हो, एक स्पोर्ट्स में लिख रहे हो जैसे कि यहाँ पे है, चल जाएगा यार, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मेरे आ गए थे 180+, जिन बच्चों को मैंने गाइड किया उनको 200+, बहुत बच्चों के आए हैं, तो इतना इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस डोंट राइट समथिंग विच इज़ नॉट देयर, बिकॉज योर इंटीग्रिटी इज समथिंग, है ना, कि जो आपने लिखा है एटलीस्ट वो तो होना चाहिए, दैट इज व्हाट इंटीग्रिटी इज। इंटीग्रिटी 2 तरीके से चेक होती है, एक इंटेलेक्चुअल चेक होती है, एक आपकी मोरल होती है। मोरल में यही है कि आप झूठ बोलते हो कि नहीं, इंटेलेक्चुअल जो लिख दिया अब उसमें किस लेवल तक आपको आता है। तो दैट्स वाई व्हेन यू प्रिपेयरिंग, अब ये नॉर्मली हम मेंस के बच्चों को सिखाते थे, इंटरव्यू के बच्चों को बताते थे, बट एक तरह से अच्छा भी है कि सबके सब लोगों को इस बार ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ यार पूरा इंटरव्यू तक का प्रोसेस क्या होता है, तो एटलीस्ट फ्यूचर में इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा रिकग्निशन मिलेगा, तो विच आई फील। बट हाँ, इमीडिएटली जो बच्चा अभी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, बिकॉज एकदम से इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आ गई। एक सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चनियर भी है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है आपकी ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस से, तो उसमें जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको भर दीजिए, उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको कर लीजिए। इस वाले में पार्ट में कुछ हेल्प चाहिए तो काउंसलर से एक बार कनेक्ट कर लेना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इज़ दैट क्लियर? सो थैंक यू सो मच। अभी थोड़ा सा टाइम ले लो इस बार, बिकॉज थोड़ी सा ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई, वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, थोड़ा सा आराम से करो,
अगर किसी का सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ इस पर डेट्स वगैरह जरूर चेक करिए। नेम जो है उसकी प्लीज़ जो फॉलो करिए ठीक से, कि भाई जो 10th के सर्टिफिकेट है वही फाइनल आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी है, उसी पे जो नाम लिखा है वही आपका सारे डॉक्यूमेंट्स पे होना भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब आपको फॉलो करनी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट, तो थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बट सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें थी है ना जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट आ रहे थे वो मैंने कवर कर दिया। सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चनर पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये यूपीएससी में अगर कोई दिक्कत भी हो जाए ना, मतलब कुछ चीज़ों में, तो इंस्ट्रक्शंस में दिया भी हुआ है यार कि अगर कुछ गलत हो जाए तो क्या करना है, फैसिलिटेशन काउंटर कौन का नंबर क्या है, तो इनसे भी एक बार बात कर सकते हो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें इसमें दी हुई हैं। सेंटर्स वगैरह की चॉइसेस भी आई होप आपको पता होगी, प्रीलिम्स के लिए अराउंड 80 है और मेंस के लिए भी शायद 23-24 सेंटर्स हैं हमारे, और वो आपको अभी से बताना पड़ेगा, अपना ऑप्शनल अभी से चूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो सारी चीज़ें आपको इसी टाइम करनी है। थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बी वेरी कॉशियस, एंड दोज हु आर डूइंग इट फॉर द लाइक 2-3 टाइम दे चुके हैं, तो आई थिंक आपको तो इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ जो सर्विस प्रेफरेंस थी और जो हॉबीज़ था उस कॉलम में दिक्कत आई होगी, तो वो मैंने कवर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डेट्स को ध्यान रखना, 2 दिन पहले कम से कम फॉर्म को फिल करके एंड कर देना अपना। कोई गलती हो गई, बी पेशेंट, टाइम मिलेगा बाद में, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी गलतियां हैं आपकी जिस दिन फिल खत्म हो जाएगा ना 11th को, 12th से आपको 1 हफ्ते का टाइम पीरियड दिया जाएगा, आप उसमें ठीक कर सकते हो। डोंट पैनिक, ठीक है। विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। थोड़ा ध्यान से करिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर पहली बार ना मैंने देखा कि ब्यूरोक्रेटिक का जो फील है यूपीएससी ने एग्जाम होल से पहले ही आपको यहाँ पर ही दे दिया है कि फॉर्म भर के दिखाओ अच्छे से। दैट्स अ चैलेंज नाउ, है ना। फिलिंग द फॉर्म इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज दिस ईयर, एंड प्लीज मेक श्योर सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा सब ऑर्डर में होना चाहिए। फॉलो कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत होगी आई विल मेक वन मोर वीडियो 1-2 दिन के अंदर फिर से बनाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।